हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का डेली प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 50 MCQ देखते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए कि आपने कितने अच्छे से लूसेंट को पढ़ रखा है। अगर क्वेश्चंस लूसेंट से अगर पूछ ले जाए एग्जाम्स में तो आप कितना सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो का कट ऑफ आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नानो आसन किसे कहा जाता है। नानो आसन किसे कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चंस का राइट आंसर टिक करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से टिक कर लीजिए। तो नानो आसन के नाम से श्री नारायण गुरु को जाना जाता है। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, इनसे जुड़ी एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान रखिएगा कि शिवगिरी मठ की स्थापना किसने की थी। तो श्री नारायण गुरु ने ही की थी। इनका जन्म केरल में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने चैलेंज के बारे में जान लीजिए। आपका चैलेंज रखा जाता है आज की 50 क्वेश्चंस में जनरल कैटेगरीज के लिए 45 मार्क्स, बीसी के लिए 43, एससी के लिए 39, एसटी कैटेगरीज के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कीजिए। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किया है। ऑल पे सेट कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्सिका द्वीप के साथ कौन जुड़ा हुआ है बताइए। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। कोर्सिका जो द्वीप है वो फ्रांस के क्षेत्र में आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि इस वीडियो की टाइमिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको रेगुलर 8 बजे शाम को अपलोड की जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और 8 बजे टाइम के साथ बिल्कुल 8 PM में आपको ये वीडियो मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे। ठीक है, और ये रेगुलर चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में गैपिंग कर रहा हूँ। डेली देखिए आपको ये हमारा 10th सेट हो गया और ये मैं 10 सेट आपको रेगुलर करा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करा जा रही है तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वांडीवास की लड़ाई में। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था। तो मैंने आपको बताया कि आपको डेट के साथ याद रखना है। 22 जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, 22 जनवरी को। ये किनके किनके बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वांडीवास जो है वो कहाँ पे था, यानी कि वांडीवास जो है वो किस स्टेट का हिस्सा था। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शैडो कैबिनेट का मतलब ये हुआ कि छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कि ब्रिटेन की छाया मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी, जिसको NSS कहते हैं, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। ठीक है, पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे और ये 1914 में की गई थी। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स पे हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, जैसे नायर सर्विस सोसाइटी नायर समुदाय की सामाजिक उन्नति और कल्याण के लिए बनाई गई एक संस्था थी, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से केरल राज्य में पाई जाती है। इसे मंथु पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापित जो डेट था वो क्या, 31 अक्टूबर 1914। अब 31 अक्टूबर देखने से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली माइंड में आना चाहिए कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हम लोग कह सकते हैं एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बाकी के सेट्स को देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे और इनकी जीवनी लिखी गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो कौन से गुरु थे, कौन से नंबर के, तो अर्जुन
5 पांडवों में से एक थे। अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, यानी कि ये 5 पांडवों में से एक, तो 5वें गुरु थे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ, 20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट सीरीज। हमारी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। जब इतना कुछ फ्री में है तो आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेना चाहिए। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें बीपीएससी गोल और यूज़ करें मेरी रेफरल कोड निरंजन 10। ठीक है, और फिर आपका ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकेंगे सारी फ्री क्लासेस और दे सकेंगे फ्री मॉक टेस्ट। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने किया था। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3, यानी हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, बंगाल के नवाब में बंगाल के नवाब ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा आप इस लिस्ट को भी पढ़ करके समझ सकते हैं कि कौन कब जो कि हस्ताक्षर किए थे, सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में जब स्टार्ट किया गया था। क्लियर, और अंतिम भी याद रखिएगा कि ग्वालियर यानी सिंधिया जो फरवरी 1804 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी, तो 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को हुआ था पहली बैठक। तो पहली बैठक के दौरान जो वरिष्ठ जो नेता थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। यानी हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। और जस्ट 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, यानी 11 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे विनेगल नरसिंह राव, यानी जिनको हम लोग शॉर्ट में VN राव के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, H बेग। ये एक जो कि जम्मू कश्मीर के ये इतिहासकार थे, ना कि ये संविधान सभा के कोई सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, बताइए कब, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कि आपको याद रखना है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31 के बी के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये भी डायरेक्ट पूछा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्रदान किया गया, तो 31 के बी के तहत। क्लियर, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ, बताइए कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संशोधन के द्वारा, तो प्रथम संशोधन हुआ कब था, नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक की अवश्य संशोधन होना चाहिए या फिर संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये जो संशोधन किया जाएगा वो प्रथम अनुसूची यानी कि पहली अनुसूची में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है।
तो चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चलिए बाकी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विवरण किया गया वो 7वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है ना, जिसमें 3 सूची बांटी गई है, संघ, समवर्ती और एक राज्य सूची, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी पॉइंट्स को देखिए कि संविधान की सूचित भाषाओं को निहित करता है। तो देखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चौथी अगर बात करें पॉइंट्स की तो ये आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान रखता है। तो ये जो है वो 5वां और 6ठा के बारे में बात कही जाती है, 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वो 148 के फर्स्ट के तहत की जाती है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता का जो प्रावधान किया गया वो किस भाग में, तो भाग 2 में। और संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद में। और ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया और भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है बताइए। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट्स क्या है कि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए कुछ सदस्य नहीं, यहाँ पे 1/3 सदस्य होना चाहिए था, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, जैसे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता क्योंकि एक स्थायी सदन है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पूर्णकालिक अवधि के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया कि 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जैसे याद रख सकते हैं वृहजातक, वृहसंहिता, वृहत संहिता और एक पंच सिद्धांतिका। ये 3 पुस्तक जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला पॉइंट हमारा ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, केवल और केवल साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल और केवल साहित्य से संबंधित है। ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और जान लेते हैं, जैसे मैग्सेस जो आप पुरस्कार देख रहे हैं, मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बताइएगा। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगला पॉइंट बनता है कि सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा रहा है कि सार्स का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सार्स का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे बताइए। पहले आप एक बार कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, सीवियर एक्यूट रिसेप्टरी सिंड्रोम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होते हैं कौन कौन। तो देखिए राज्यों का भी होता है और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्रों का भी होता है, यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। उनके प्रतिनिधि होते हैं जो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए एक क्वेश्चन होता है कि मुखौटा जो नृत्य है वो किस राज्य का है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग करते हैं, और वो है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न बनता है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। राइट आंसर होगा मैक संख्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था वान ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेतक है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे लाइकेन और मॉस नहीं उगते हैं वहाँ पे माना जाता है कि ये वायु प्रदूषण है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लाइकेन और मॉस जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है सीसा यानी कि लेड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 8 अस्थियां होती है। पसलियों की संख्या 22 जोड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। कुशीरकों की संख्या जो होता है वो 33 होता है। और अगर हम चेहरे में बात करें तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। कभी कभी पूछा जाता है कि पूरे फेस यानी कि यहाँ पे ये आपका देखिए फेस हो गया और ये आपका खोपड़ी होगा, दोनों को मिलाकर के पूछा जाता है तो टोटल 22, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन बनता है कि अनुवांशिकी इकाई है। अनुवांशिकी इकाई है। अनुवांशिकी की इकाई जीन होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस में मापते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। प्रकाश का वेग बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि इसमें एक्चुअली लोग करते क्या है, इसमें मात्रक बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं एग्जाम में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी और ध्यान देना होगा कि मात्रक क्या है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वो मीटर पर सेकंड तो ना देख करके वो डायरेक्ट 3 × 10⁸ टिक करके चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड कहाँ पे होता है, यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका मात्रक पे आपको ध्यान देना है। आई होप की बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी होता है निम्नलिखित में इसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, ठीक है, जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हम करते हैं पारिस्थितिकी में। अगला क्वेश्चन कि पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है किस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जंगली किस्म से प्रजनन करा के। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, आई होप कि समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पौधों में बीज में किसी अन्य पौधों एवं जंतुओं के जीव स्थानांतरित करके अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। हरित बाली जो रोग होता है वो किस फसल से संबंधित है। ये संबंधित है बाजरा से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बाजरा से संबंधित होता है। यहाँ पे पढ़िए कि हरित बाली रोग जो है वो बाजरे की फसल में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इसमें बाजरे की फसल में बालियों के उगने वाले स्थान में टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ उगने लगती है और बालियों का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करते हैं। पत्ता गोभी जो है वो खाद्य पदार्थों का संग्रह कहाँ पे करते हैं, तो ये पत्तियों में करते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पत्तियों में। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि मिथाइल एल्कोहल का समजात है। देखिए मिथाइल एल्कोहल को सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH3OH, ठीक है, ये होता है मिथाइल एल्कोहल। अब ये बताइए कि इसके समजात कौन होगा। समजात का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये क्या है, ये एक प्रकार का एल्केन ग्रुप है, ठीक है, एल्केन ग्रुप है। तो एल्केन ग्रुप वाले ही इसमें हम कहेंगे कि समजात होगा। तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल देखिए, इथाइल एल्कोहल क्या होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो ये हमारा हो गया, ये भी आपका एल्केन ग्रुप है। तो दोनों एल्केन ग्रुप हुआ इसलिए ये समजात हुआ, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है।
भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे भूगोल का जनक हिकेटियस कह देंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लगा रखा है कि भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्टमैन, उसी तरह से व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज और भौतिक भूगोल का जनक पैलेडोनियम। ठीक है, चलिए साथ साथ एक और पॉइंट्स यहाँ पे है जो कि आप इसको भी याद रखेंगे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अलेक्जेंडर, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा ये पर्वत माना जाता है। तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए पार्थिव ग्रह कभी कभी ना लिख करके आंतरिक ग्रह आपसे पूछा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या या फिर पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो 4 होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पृथ्वी से जो इधर वाले जो हैं, यानी कि सूर्य के बाद के जो 4 ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे सन को ले लें तो इसके बाद हमारा मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद हम कह सकते हैं ये हमारा जो आता है मार्स आता है, मार्स ले लीजिए, और इसके बाद अर्थ। यानी ये जो 4 ग्रह हुए इनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता होती है। ये क्वेश्चंस मैंने कल के क्यूज में भी पूछा था आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन बनता है कि महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के प्रणेता हैं। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत की जो प्रणेता है वो वेगनार, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वेगनार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? बताइए। चलिए एक एक करके देखते हैं। वॉलीबॉल में बात करें तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं और वाटर पोलो में 7 होते हैं। ठीक है, इसमें 6 और इसमें 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसमें लिख देते हैं, एक तो 6 और एक में 7। ठीक है, उस तरह से वाटर पोलो तो क्लियर हो गया, वाटर पोलो में 7 और बास्केटबॉल में 5। अगर कबड्डी और नेटबॉल में बात करें तो दोनों में 7-7 होता है, और नेटबॉल में 7 और खो खो में 9। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी में देखिए कबड्डी और नेटबॉल दोनों में 7-7 होते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी फ्लाइंग स्पिरिट नाम उपनाम से किस एथलीट को जाना जाता है? किस भारतीय महिला एथलीट को जाना जाता है? उड़न परी या फिर स्वर्ण बालिका के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो उनका जो उपदेश था मानव बंधुत्व का उपदेश उन्होंने दिया था, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? कवि चंडीदास का योगदान है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में? बंगाली भाषा को, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा ध्यान से कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो ये वेगनर की मान्यता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि भूपृष्ठ की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता होती है? तो ऊपर में आपने इस क्वेश्चन के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 40 था। ठीक है, 40 हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे क्या था कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस, सीमा में बेसाल्ट और ग्रेबो। तो बेसाल्ट चट्टान यानी कि सीमा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और क्रोड में बात करें तो निकेल और लोहा यानी कि निफे मिलता है, निफे में निकेल और लोहा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो
तो महाद्वीपों का विस्तार, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य भूमि अगर हम देखें तो आपको पता है कि 70 और 30 का रेशियो करीब करीब होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो 71 और 29 का रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो 29.2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लगभग आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अच्छा, ये इस डेट को देखने से, इस ईस्वी को देखने से कुछ याद आ रहा है? बताइए। 1333 ईस्वी में। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इब्न बतूता नामक जो मोरक्को यात्री था वो MBT के शासनकाल में आया हुआ था, आपको पता होगा। और इससे जुड़ी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इब्न बतूता था उसने एक पुस्तक लिखी थी रहला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि MBT के समय से संबंधित उसने इसमें बात लिखी थी रहला। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने 50 MCQ काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। नीचे कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। तो क्यूज क्वेश्चंस आपके लिए ये है कि इतावली यात्री निकोलस द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन में विजयनगर की यात्रा की थी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। और मैं आपको बताया कि इस वीडियो की टाइमिंग क्या है। रेगुलर आपको 8 बजे ये वीडियो मिलती है 8 PM में, तो आप हमारे साथ 8 PM में रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। फ्री कंटेंट के साथ साथ अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ जो कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे कभी भी देखने के लिए। तो हुई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। आइए जान लेते हैं प्लस कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप BPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है। ठीक है, फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इन दोनों बैचेज में आपको फुल गाइडेंस मिलेगा बिहार के टॉप एजुकेटर से। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में अनअकैडमी के साथ। अगर आपने इस बार का BPSC प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आपके सारे GS के टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सारे कोर्सेज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज़ पढ़ने के लिए बस एक ही सब्सक्रिप्शन लगता है। तो सारे BPSC कोर्सेज़ जो प्लेटफॉर्म पर है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, बस एक BPSC सब्सक्रिप्शन लेने से। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें अपना गोल BPSC चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे कोर्सेज के लिए इनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए मेरे रेफरल कोड निरंजन 10 का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, निरंजन 10 मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और क्रैक कीजिए BPSC को। तो BPSC